हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दिनेश आपका स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल काया बंधु पे। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं आपके समक्ष लेके आया हूं, डेट इज़ आईबीएस, इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम। नाम से ही समझ में आ रहा होगा, वॉवल डेट इज़ हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। इरिटेबल मतलब उसमें इरिटेशन होता है जिसकी वजह से जो सिम्टम्स डेवलप होते हैं, डेट इज़ इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि इसके कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जिसको हम आधार से पहचान सकते हैं कि ये इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम है। पेशेंट जब डॉक्टर के पास आता है वो कहता है कि खाना खाते ही मेरे पेट में भारीपन हो जाता है, मुझे सांस लेने में दिक्कत होती है, मैं सांस एक्सपेंशन नहीं कर पाता हूँ। दूसरा पेशेंट बोलता है कि मेरे को खाना खाते ही मेरे पेट में जलन होने लगती है, पेट में गुड़गुड़ाहट होने लगती है, खाना खाते ही मुझे लगता है कि मुझे मोशन जाना पड़ेगा। किसी किसी पेशेंट को लूज़ मोशन होता है, किसी किसी पेशेंट को डायरिया होने लगता है, किसी किसी पेशेंट को डायरिया अलॉन्ग विद ऑल्टर्ड विद कंस्टिपेशन होने लगता है, और किसी किसी पेशेंट को पेट एकदम गुब्बारे जैसा फूल जाता है, वो कहता है कि पेट ऐसा लग रहा है फटने वाला है। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम है और सिम्टम के आधार पे ही हमने इसका कैटेगराइजेशन किया है। इसको 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया है, IBS-C, IBS-D और IBS-M। डेट मीन्स कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंट IBS, जिसमें कॉन्स्टिपेशन इज़ अ प्रीडोमिनेंट फीचर है रहे, और जिसमें डायरिया रहे उसको IBS-D बोला है, जिसमें प्रीडोमिनेंट फीचर जो है डायरिया रहता है। और जिस IBS में कॉन्स्टिपेशन ऑल्टर्ड विद डायरिया, पहले कॉन्स्टिपेशन कुछ दिन रहे उसके बाद उसको डायरिया हो जाए, तो इस आधार पे हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ऑन इन्वेस्टिगेशन कोई भी डिफॉर्मिटी, कोई भी प्रॉब्लम हमारे इन्वेस्टिगेशन, चाहे वो अल्ट्रासाउंड हो, सिटी स्कैन हो या फिर ब्लड टेस्ट हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं निकलती है, जिसके आधार पे जब पेशेंट को डॉक्टर्स को कुछ समझ में नहीं आता कि इसको हम किस डिजीज़ के अंतर्गत रखें, तो उसको वो IBS बोल देते हैं। और जहाँ तक कि इसके कारणों की बात हम देखें कि क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या एटियोलॉजी हो सकती है इसकी, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इट्स अंडर रिसर्च। अभी तक कोई भी हाइपोथेसिस क्लियर नहीं हो पाई है कि इसका मेन कारण क्या है। कुछ हाइपोथेसिस जो दी गई है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पहली हाइपोथेसिस ये दी गई है कि सेरोटोनिन का लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो ब्रेन और गट की एक्सेस है, यानी कि जो एक मैसेज हमारे ब्रेन से हमारे गट को मिलता है, उसमें कमी आ जाती है, जिसकी वजह से ये जैसे ही हम कुछ खाते हैं तो ब्रेन से एक फॉल्स स्यूडो मैसेज जाता है हमारे वॉवल को कि यू हैव टू इवैक्यूएट दैट फूड पार्टिकल या फिर जो भी आपने खाया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये हाइपोथेसिस काफ़ी हद तक मैं भी इसका समर्थन करता हूँ, क्योंकि पेशेंट जब चीज़ों को गौर करने लगता है, जैसे कई पेशेंट है वो मुझे आके बताते हैं मुझे इस तरीके का मोशन होता है, आज मुझे लूज़ हुआ, आज मुझे म्यूकस आया। जब आप अपने स्टूल को देखना स्टार्ट कर देते हो किस तरीके का स्टूल आ रहा है, तब आपके दिमाग में वो चीज़ घर करने लगती है कि म्यूकस ज़्यादा आ रहा है या फिर लूज़ ज़्यादा हो रहा है, बहुत हार्ड हो गई। आपका काम है यू हैव टू इवैक्यूएट और योर वेस्ट स्टूल, जिसको आपको देखना नहीं है। जब आप देख करके परिकल्पना करने लगते हो कि मेरे पेट में ये परेशानी होगी, तो वो चीज़ ज़्यादा आपको परेशान करती है। दूसरी हाइपोथेसिस ये दिया गया है कि जो हमारी गट होती है उसकी एक लाइनिंग होती है जो कि बैक्टीरिया के बनी होती है। वो बैक्टीरिया हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो उसकी अधिकता हो जाए या उसकी कमी हो जाए, ये दोनों कारणों से भी IBS की प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये कुछ हाइपोथेसिस है। और जहाँ तक कि इसके ट्रीटमेंट की बात है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मॉडर्न मेडिसिन के बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं और कई फाइल्स लेके आते हैं कि हमने ये दवाई खाई है, और जब तक खाते हैं तब तक सही रहता है, और जब तक हम छोड़ देते हैं इसको तो हम पुरानी स्थिति में पहुँच जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मोस्ट ऑफ दी जो दवाइयाँ होती हैं वो आपकी एंटी डिप्रेशन दवाई होती हैं। उसमें वो जो मानसिक संवेदना, जो ब्रेन से हमारा जो मैसेज जा रहा है हमारे बॉवल को, उसको कहीं ना कहीं कट ऑफ करती है, उसको कहीं ना कहीं सप्रेस करती है। और जैसे ही वो पेशेंट वो दवा लेना बंद करता है, वो चीज़ फिर से उसको सामने उभर के आ जाती है वो प्रॉब्लम। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप आयुर्वेद अपनाते हैं और आयुर्वेद का जो सिद्धांत है आहार विहार और औषध, उसको सिद्धांत को आप फॉलो करते हैं, तो आपकी ये प्रॉब्लम बहुत ईजिली, लेकिन थोड़ा समय ज़रूर लगेगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि एक दिन या फिर हफ्ता या महीने में, आपको निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। तो जो कंसेप्ट है आहार विहार और औषध का, उसको थोड़ा मैं क्लियर कर दूं। जो कारण हैं, क्योंकि ये माना गया है कि आपकी लाइनिंग गड़बड़ करता है आपका खाना पीना, जो आपकी गट की लाइनिंग है, और जो आपके खाना पीना है वो आपके सत्व रज और तम जो हमारे मानस दोष बताए गए हैं उसको भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं। तो अगर हमारा आहार सात्विक हो जाए
हम कोई भी इरिटेटिव चीज़ें ना लें, लाइक मिर्च मसाला, चाय, कॉफ़ी और जितने फास्ट फूड, जंक फूड्स, पैक्ड फूड्स, फ्रोज़न फूड्स होते हैं, उसको अगर हम अपने फूड से एक्सक्लूड कर देते हैं तो कहीं ना कहीं ये बीमारी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। रही बात बिहार की, बिहार में 3 चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन और लास्ट स्लीप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको योगा करना ही करना है। कुछ हमारे आसन हैं जो हमारे पेट के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, लाइक ताड़ासन, भुजंगासन, पवन मुक्तासन, शलभासन, मंडूकासन। ये आप करेंगे तो आपकी आंतें की जो एक तरीके से टोनिसिटी हो जाती है, वहाँ का एक वाइब्रेशन जनरेट होता है जिससे सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम करते हैं। अलॉन्ग विद जो हमारे प्राणायाम है उसको अगर हम करते हैं तो हमारा मेंटल जो कंडीशन है, मेंटल जो इम्यूनिटी है वो भी स्ट्रॉन्ग होती है। मेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ में हम कुछ एरोमा थेरेपी कर सकते हैं जिससे हमारा माइंड डाइवर्ट हो, लाइक हिप्नोथेरेपी भी हम कर सकते हैं कि जो हमारे माइंड में चीज़ें बैठ गई हैं उसको हम कैसे निकालें। तो ये कुछ अल्टरनेटिव थेरेपीज़ हैं जो हम करके इस बीमारी पे थोड़ा सा काबू पा सकते हैं। लास्टली जो आता है डेट इज़ स्लीप, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप 8 घंटे सोते नहीं हैं या मिनिमम 3 साइकिल स्लीप साइकिल आप लेते नहीं हैं तो आपके ब्रेन में जितने भी हमारे हैप्पी हार्मोन्स हैं, जितनी भी हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज़ें हैं, तत्व हैं, वो सब एट द टाइम ऑफ स्लीप ही इंक्रीज़ करते हैं। तो स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है। तो एटलीस्ट 3 साइकिल स्लीप साइकिल हमें लेनी है और एक स्लीप साइकिल आपकी 2 घंटे की होती है, तो एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स आपकी स्लीप होनी चाहिए। लास्ट में आता है औषधि का नंबर। तो औषधि में भी मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारी रसोई है वो इज़ फुल ऑफ मेडिसिन, वो एक तरीके से आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर है। उसमें सबसे पहले छाछ बहुत अच्छा काम करता है हमारी जो लाइनिंग है बैक्टीरिया की उसको मेंटेन करने के लिए। तो छाछ या फिर मट्ठा आप ज़रूर लें दोपहर के समय, जितने भी इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम वाले पेशेंट हैं। और कुछ चीज़ें आप अपने रसोई में ही यूज़ कर सकते हैं, लाइक जीरा बहुत अच्छा स्रोत है, जितने भी हमारे टॉक्सिन्स बनते हैं जिसको हम लोग आम बोलते हैं उसको पचाने के लिए। तो 4 चम्मच जीरा 2 लीटर पानी में आप बॉईल करके रखिए, जब वो सूख के 1 लीटर रह जाए तो उसको आप छान के रख लीजिए, वही पानी आप पूरे दिन भर पीते रहिए। हिंगवाष्टक चूर्ण का आप प्रयोग कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम करता है। और झंडू पंचारिष्ट आप ले सकते हैं, बहुत अच्छा काम करता है। ये कुछ मेडिसिन है, अगर आप लेते हैं, किसी को अगर डायरिया प्रीडोमिनेंट है तो बृहद गंगाधर चूर्ण ले सकता है, कुटच परपटी वटी ले सकता है, कुटजारिस्ट ले सकता है। और किसी को अगर कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा रह रहा है तो वो सिंपल हरित की चूर्ण ले, ऋतु हरित की के अनुसार किस ऋतु में क्या अनुपान रहेगा हरित की को देख करके। तो ये कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन है जिसको आप लेंगे और आहार विहार औषध तीनों लेवल पे अगर आप काम करेंगे तो IBS आपकी जड़ से ख़त्म हो सकती है। तो ये मेरा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये रिसर्च में आया है कि 12 to 15% ऑफ द पॉपुलेशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम IBS। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें आप, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिट हो सकें। थैंक यू।